हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में और वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आज का जो सेशन होने वाला है ना, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आज के सेशन में देखिए, आज का जो सेशन होगा और आज से सेशन जो स्टार्ट होगा, तो यहाँ आप देखिए वही क्वेश्चन को अटैक किया जाएगा, उसी क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा जो 2024 में आने वाला हो आज से। तो यहाँ पे सभी बच्चों से निवेदन है कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना 2024 में आने का संभावना है, वही क्वेश्चन बताएंगे। और सबको आपको क्या करना है, नोटबुक पे लिखना है और लिख के उसको किसी भी तरह समझ के याद करना है। समझ के नहीं याद हो रहा, रट के याद कीजिए, लेकिन आप लोग उसको याद कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि क्लासरूम में आपको याद करा दें। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम यहाँ पे क्लास को शुरू कर दें। तो जितने सारे स्टूडेंट एक बार शेयर कर दीजिए। और बाबू हम तो पूछना ही भूल गए कि आप सब कैसे हैं, सब चीज ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्लास 12th केमिस्ट्री के यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए उम्मीद हो कि ये पूछा जाए, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, यानी गेस क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू, यहाँ पे क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे देखिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं, नंबर ये नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24, आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, जुड़ जाइए। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जितने बच्चे पीडीएफ नहीं लिए हैं ना, जल्दी जल्दी आज ऑफर है, ले लीजिए। तो यहाँ देखिए, और जितने बच्चे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से डाउनलोड होगा हम आपको बताते हैं, लास्ट में बताएंगे कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहला, बाबू समझिएगा, पहला क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखें। ये बाबू चांस है कि पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो चांस है कि पूछा जाएगा। तो जितने सारे स्टूडेंट है ना, सभी के सभी ये स्टूडेंट ये क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। ये चांस है कि 2024 में आने वाला है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है और उसके बाद से हम लोग इसको लिख भी देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, वैद्युत अपघट्य का विलयन क्या होता है, वैद्युत अपघट्य का विलयन क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए जल में क्या कर दीजिए, NaCl घोल दीजिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जिससे हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत अपघट्य के ही विलयन से, वैद्युत अनअपघट्य के विलयन से नहीं लिखा है। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे याद रखिए कि इस नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से, और आपको पता चल गया कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित कर जाए आयंस के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य कहेंगे। यानी समझिएगा बाबू कि इस नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है ना, यहाँ पे वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, पढ़े होंगे, ये क्या है, एक कंटेनर है ना बाबू, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें क्या घोल दिए बाबू, NaCl घोल दिए ना। तो यहाँ पे क्या है, ये कैथोड है, ये एनोड है। यानी जब इसमें प्यार बच्चों बाहरी बल देके जब इसको यहाँ पे तोड़ा जाएगा ना, तो वही बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होती है, यानी ये Na है ना, Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, यानी ये जो क्या है यहाँ पे देखिए सोडियम होता है ना, वो क्या होगा प्यार बच्चों, कैथोड पे आके यहाँ पे जमा होने लगेगा। और जो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लोरीन है ना, ये एनोड पे आके, यानी प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे, इसमें आके जमा होने लगता है। वही हमारे फैराडे साहब कहते हैं वैद्युत अपघटन के नियम के अनुसार। तो देखिए फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम में क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा को जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे जितने भी पदार्थ की मात्रा होती है, इलेक्ट्रोड पे जितनी भी पदार्थ की मात्रा होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे का वैद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि विलयन में विद्युत धारा में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, मान लेते हैं इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा क्या है, W है। यहाँ पे समझिएगा, जहां पे यहाँ पे लिखा भी होगा कि यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W है तथा इसमें प्यारे बच्चों धारा मात्रा Q होती है, तो ये W समानुपाती हो जाता है प्यारे बच्चों क्या, Q के। याद रखिएगा ये W समानुपाती हो जाता है Q के। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो
यहाँ आप देखिए यहाँ पे, जबकि हम लोग जानते हैं कि W समानुपाती होता है Q के, लेकिन जब ये समानुपाती होता है तो W, यहाँ पे देखिए फिर से लिख देते हैं, W समानुपाती होता है Q के, समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, लेकिन देखो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, तो Z यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं Q, और Q बराबर आपको पता होगा कि Q बराबर क्या होता है, I गुणे T होता है, धारा गुणे समय होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू Z का Z, Q के बदले हम लोग IT लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे I गुणे T, यानी क्या हो जाएगा W इक्वल टू ZIT, और यही हमारा क्या है, फैराडे का प्यारे बच्चों क्या होता है, वैद्युत अपघट्य का प्रथम नियम होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा कि जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, वैद्युत अपघट्य वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपका आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे जितने भी पदार्थ की मात्रा होती है ना, इलेक्ट्रोड पे मान लीजिए पदार्थ की मात्रा क्या है, W, वो समानुपाती होती है विद्युत धारा के जितने उसमें प्रवाहित होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, Q के, ये समानुपाती होता है। और यहाँ पे आपको पता है कि समानुपाती हटता है, क्या लगता है, वो कांस्टेंट लग जाता है, तो यहाँ पे हम लोग Z कांस्टेंट लगाएंगे और Q, और आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही हमारा होता है फैराडे का प्रथम नियम। और सभी बच्चों से निवेदन है कि ये चांस है बाबू 2024 में पूछने का, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला आ जाइए, ये भी 90% चांस से पूछे जाने का, सब चांस वाला क्वेश्चन ही करा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको नोटबुक पे लिख के याद रखिएगा। ये नहीं कि इसको कर चुके हैं या कुछ भी, वो मत देखिए, अब देखिए कि कौन पूछे जाने वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंध में रावल का नियम क्या है। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में रावल का नियम क्या है। तो देखिए, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन, उसमें उपस्थित विलय के मूल प्रभाज, कौन, तो विलय के मूल प्रभाज। यहाँ पे मूल प्रभाज आप लोगों को पता होगा, मूल प्रभाज आपको पता होगा, उसमें भी किसका, तो विलय, जो प्यार बच्चों क्या होता है, घुल जाता है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या होते हैं प्यार बच्चों, ये सब हमारे होते हैं विलय। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आपसे कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के ये बराबर होता है। यानी वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन क्या हो गया बाबू हमारा, PO माइनस PS बटा PO, और यहाँ पे ये समानुपाती किसके होता है, तो विलय के मूल प्रभाज। तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं कितनी बार कि विलायक का मूल प्रभाज और विलय का मूल प्रभाज कैसे निकालना है, यानी मोलों का अंश, मोलों का अंश होता है, मतलब मूल प्रभाज क्या होता है, विलय का मूलक, विलय का मोलों का अंश और विलायक के मोलों के अंश को ही हम लोग मूल प्रभाज कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि विलय के मूल प्रभाज के ये बराबर होता है। तो विलय का मूल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल n बटा कैपिटल N प्लस स्मॉल n, या स्मॉल n बटा कैपिटल N। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी संभावना है बाबू पूछे जाने का, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सब के सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है बाबू, वही सब क्वेश्चन कराएंगे, और सब के सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखिए, किसी भी अर्ध सेल में अर्थात एक इलेक्ट्रोड में 258 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति सांद्रता के धातु आयन में विलयन को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनेशन है, आप लोग एक लाइन में इसको लिख के आप लोग 2 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट लिखिए इसको बाबू, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको समझाते हैं। जल्दी इसको नोट कीजिए बाबू। देखिए क्या लिखा है, किसी भी अर्ध सेल में अर्थात एक इलेक्ट्रोड में 258 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड विभव, या यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पे ये मत देखिए बाबू, यहाँ पे आप लोग ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन हो चुका है, हमको याद है कि नहीं है। बस यहाँ देखिए अब टाइम आ चुका है सेलेक्टेड क्वेश्चन करने का, कि कौन क्वेश्चन हम बढ़िया से यहाँ पे पढ़े जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सके। तो वही सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज इसे इग्नोर ना करें, इसको याद रखें, और सेलेक्टेड क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रबल वैद्युत, प्रबल का मतलब होता है मजबूत वैद्युत अपघट्य, और यहाँ देखिए दुर्लभ का मतलब क्या, कमजोर वैद्युत अपघट्य। बस इतना ही पढ़ लिए, आपका आंसर हो गया। जो बच्चा समझ गया वैद्युत अपघट्य तो समझ गया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा आसानी से प्रवाहित हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए एक में होगा बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी होगा, एक में होगा बहुत ही स्लो होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि प्रबल वैद्युत तथा दुर्लभ वैद्युत अपघट्य की उदाहरण सहित व्याख्या करें, और ये भी चांस है पूछे जाने का। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, मजबूत वैद्युत अपघट्य। तो देखिए किसी वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयने में बदल जाए या पूर्णतः क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, उसमें घुल जाए। जितना प्यारे बच्चों घुलेगा ना उतना उसका क्या होगा बाबू, क्या होगा उसमें उतना इलेक्ट्रिसिटी बाबू बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयन में बदल जाए, जल्दी से वो क्या हो जाए, टूट जाए, जल्दी से वो आयनीकृत हो जाए। जितना तेजी से वो आयनीकृत हो जाएगा, पूरा का पूरा अगर घुल जाता है, पूरा का पूरा आयनीकृत हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। यानी मजबूत तरीके से वो घुल जाए, मजबूत तरीके से वो घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे इसका यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, NaCl, HCl, KCl, ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि व्याख्या करें उदाहरण सहित, तो आपको उदाहरण सहित ही लिखना है। अब देखिए दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्लभ का होता है कमजोर। यहाँ पे क्या होता है बाबू, दुर्लभ का मतलब होता है कमजोर, यानी कमजोर वैद्युत अपघट्य। यानी कहने का मतलब क्या कि वो आयन क्या होगा, पूरी तरह से जलीय विलयन में घुल नहीं पाएगा, आंशिक रूप से ही घुलेगा, थोड़ा बहुत ही घुलेगा। तो उससे क्या होगा, उतना विद्युत धारा का प्रवाह सही से नहीं हो पाएगा। जितना प्यारे बच्चों घुलेगा ना, जितना प्रबल रूप से घुलेगा, उतना प्यारे बच्चों क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया कि दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में क्या हो, आंशिक रूप से आयनीकृत हो, आंशिक रूप से ही घुले, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, यानी कमजोर रूप से, आधा घुले कुछ ना घुले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग दुर्लभ वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रबल का मतलब मजबूत है वैद्युत अपघट्य जो विलयन में क्या हो जाए, पूर्णतः वियोजित हो जाए, पूरी तरह से घुल जाए। प्रबल जो आंशिक रूप से घुले वो क्या, तो बाबू यहाँ पे याद रखना कि दुर्लभ। तो देखिए वैसा वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से बहुत कम आयनीकृत होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उदाहरण सहित इसका आंसर दें। जैसे देख लीजिए CH3COOH हो जाएगा, NH4 यहाँ पे OH हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू ये भी आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये कि प्रासरणि दाब को परिभाषित करें। बाबू 2024 के लिए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से कम तो 3-4 पक्का है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बाबू हम बोल रहे हैं कि पक्का है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रासरणि दाब की परिभाषा दें। प्रासरणि दाब ओस्मोटिक प्रेशर आखिर होता क्या है, जबकि यहाँ पे सब पे देख चुके हैं कि सब का सब क्वेश्चन पूछा गया ही है। यानी यहाँ पे बताने की प्रासरणि दाब क्या होता है, इसकी यहाँ पे परिभाषा दे। तो देखिए प्रासरणि दाब क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन विलायक में प्रवेश करने के लिए, रोकने के लिए जो भी आवश्यक बाह्य बल लगाया जाता है ना, उसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। नहीं समझे, चलिए हम आपको समझाते हैं कि प्रासरणि दाब क्या होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या निकल पाते हैं, हम आपको पढ़ाएं कि अर्धपारगम्य झिल्ली से बच्चे क्या निकल पाते हैं। तो आप बताते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही निकलेंगे, जैसे विलयन हो गया, चीनी और यहाँ देखिए पानी का घोल। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या कि अर्धपारगम्य से क्या निकलेगा, सिर्फ विलायक ही हमारा निकलेगा। क्या निकलेगा, विलायक, यानी पानी छन के निकलेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कहने का मतलब यह है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के पृथक किए गए विलयन में, विलायक के पृथक किए गए विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाले जितना भी आवश्यक बल होगा ना बाह्य, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रासरणि दाब यानी ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो प्रासरणि दाब को हम लोग किससे मापते हैं, ATM से मापते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपको इसको भी लिख देना है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको बाबू 100% याद होने चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए किसी तरल में अवाष्पशील मिला देने पर उसके वाष्प दाब में कमी क्यों आती है। देख लीजिए कि किसी भी तरल में, कोई भी बाबू तरल पदार्थ हो, द्रवित पदार्थ हो, उसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी क्यों होगी, क्यों कमी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, विलयन के सतह पर द्रव अणुओं की संख्या क्या होती है बाबू, घट जाती है। क्या होती है, द्रव अणुओं की संख्या बाबू घट जाती है। इसी कारण क्या होता है बाबू यहाँ पे कि क्या होता है,
कि किसी भी तरल पदार्थ में अवाष्पशील मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आती है। क्यों? क्योंकि द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। तो कोई भी तरल पदार्थ में अवाष्पशील विलय डालिएगा ना तो उसके ऊपर क्या करेगा, उसको वाष्पित नहीं करने देगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, वो उसको रोकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरल और अवाष्पशील मिला देने पर, यानी किसी भी तरल पदार्थ में अवाष्पशील मिला देने पर क्या होती है, द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप देखिए वाष्पशील विलय मिला देने पर वाष्प दाब में हमारी कमी आती है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बता रहे हैं जो आपको बाबू हमेशा याद होना चाहिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि NH3 अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है क्यों। कई बार करा भी चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको करना भी आपको बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि NH3 यानी अमोनिया का क्वथनांक किससे, तो यहाँ देखिए pH3 से ज्यादा होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पे व्याख्या करें। तो आपको लोग पढ़े होंगे, आपको कई बार बता चुके हैं कि वर्ग 15 का चतुर्थ, यहाँ तक तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि NH3 का क्वथनांक pH से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि NH3 में N का आकार बना होने के कारण। यहाँ पे हम आपको वर्ग 15 पढ़ा चुके हैं कि वर्ग 15 में सबसे पहले क्या आता है, Na। यहाँ देखिए सबको आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ पढ़ा चुके हैं कि यहाँ देखिए कि जो आपको यहाँ पे देखिए बताना कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। क्यों? तो NH3 का क्वथनांक में क्या होता है, N आकार क्या होता है, बड़ा होता है। सोडियम का आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मक अंतर ज्यादा होता है। हम आपको बता चुके हैं कि जो N होता है ना सोडियम, इसमें क्या होते हैं, पहले 15 का तत्व लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, ये क्या है प्यारे बच्चों, मेरे वर्ग 15 के तत्व है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि NH3 में N का आकार छोटा होने के कारण, यानी ये जो सबसे पहले वाला होता है ना, इसका आकार छोटा होता है, फिर इससे ये बड़ा होगा, फिर इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, उसके बाद सबसे बड़ा Br होगा। तो यानी कहने का मतलब NH3 में N का आकार ये छोटा होने के कारण ना, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना प्यारे बच्चों, ये N का आकार मान लीजिए छोटा होने के कारण ये विद्युत ऋणात्मक अंतर इसका ज्यादा होता है। हम आपको कई बार समझा दूंगे, ये जो विद्युत ऋणात्मक अंतर होता है ना ज्यादा होता है। जबकि यहाँ देखिए pH3 में P का आकार, यानी आप देखिए ये क्या है, P है, तो क्या होगा, N से बड़ा होगा, यानी P का आकार ये जो है इससे बड़ा होगा, यानी इसका जो आकार होगा ना, इसमें क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक अंतर बहुत ही कम पाया जाएगा। ये क्या होगा, इसमें कम पाया जाएगा। तो यहाँ देखिए वही कारण है, इसलिए क्या होता है, अमोनिया का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। यहाँ पे आप लोग समझे, यहाँ पे आपको लिखना है कि अमोनिया में सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ग 15 के तत्वों में यहाँ देखिए Na, Pa, यहाँ पे क्या होता है Sb, यहाँ पे क्या होता है AsBr, यहाँ पे देखिए Sb और Br, यानी यहाँ पे देखिए ये जो होते हैं हमारे वर्ग 15 के तत्व होते हैं, जिसमें सबसे छोटा ये होता है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा है। तो यहाँ देखिए NH3 में N का यहाँ पे क्या होगा, आकार छोटा होगा। ये क्या है, N है, इसका आकार छोटा होने के कारण ये विद्युत ऋणात्मक अंतर ज्यादा है, और ये क्या है, P है, ये क्या है, इससे बड़ा होता है, तो ये जो विद्युत ऋणात्मक अंतर होगा ये कम होगा, इसीलिए क्या होता है, NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है। एल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है बाबू, यहाँ आप देखिए जब हम जल में एल्कोहल डाल देंगे तो वो क्या होगा बाबू, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो आप बोलिएगा नहीं। वहीं जल में हम लोग अगर NaCl घोलेंगे तो वो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि जो एल्कोहल का जलीय विलयन होगा कुचालक क्यों होगा, क्यों उससे विद्युत धारा हमारी प्रवाहित नहीं होगी। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए एल्कोहल में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, जिसके कारण जल में डालने पर कोई भी आयनीकृत नहीं होता है, कोई भी उसमें आयन पाए ही नहीं जाते हैं। तो आयनीकृत कैसे होगा, तो यहाँ आप देखिए जब भी यहाँ देखिए जलीय विलयन में अगर आयंस जाएंगे तभी तो जल का यहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हमारे आयंस के द्वारा होता है। तो जब एल्कोहल में कोई आयंस ही नहीं होता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे वही आपको लिखना है कि एल्कोहल में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, जिसके कारण जल में डालने पर कोई भी आयनित नहीं होता है, जिसके कारण एल्कोहल का जलीय विलयन क्या होता है, कुचालक होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना, क्योंकि एल्कोहल में कोई आयंस पाए ही नहीं जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल में कोई आयंस पाए ही नहीं जाते। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रखिएगा। अगला आज ही की अभिक्रिया का औसत वेग क्या है।
सारा यहाँ पे देखिए 2024 में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चनों को हम आपको बता रहे हैं, संभावित प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है, एवरेज रेट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। निश्चित अंतराल बाद यानी एक निश्चित समय अंतराल है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसी भी प्यारे बच्चों सांद्रण में होगा ना परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि कोई भी निश्चित समय अंतराल बाद परिवर्तन को यहाँ देखिए क्या, सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। किसी भी निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में अगर परिवर्तन हो रहा है, किसी भी एक निश्चित समय उतना समय बाद सांद्रण हमारा परिवर्तित होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसी को कहते हैं क्या है, औसत वेग कहते हैं। किस कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यहाँ देखिए, या एक समय में पदार्थ की यहाँ देखिए सांद्रित हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग, यानी एक निश्चित समय के बाद अगर सांद्रण में परिवर्तित हो रहा है, कोई भी सांद्रण है उसमें एक निश्चित समय है कि हाँ इतना समय बाद हमारा सांद्रण क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा, जैसे R इक्वल टू क्या होता है, dA/dt, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये प्यारा बच्चों क्या होता है, औसत वेग होता है। निश्चित समय अंतराल सांद्रता में हुए परिवर्तन को, एक निश्चित समय अंतराल सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो यहाँ पे देखिए आपको लिख देना अभिक्रिया का औसत वेग। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं लिखे बाबू, सारा का सारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। जैसे देखिए बाबू यहाँ देखिए कितना बार पूछा गया, 9, 11, 17, 18 सब में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि हेनरी के नियम की सीमाएं लिखे, जितना पढ़ा रहे ना उतना पढ़िए, ये जरूर लड़ेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं की यहाँ देखिए विलियन, तनु विलियन यानी वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। हेनरी का नियम तनु विलयन यानी वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। या गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो नियम का पूर्ण पालन नहीं होता। यदि गैस क्या हो, द्रव में अधिक विलय हो, गैस द्रव में अधिक विलय है तो इस नियम का पूर्ण पालन हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे लिखना है दाब निम्न, और यहाँ पे देखिए ताप जो होता चाहिए वो उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए पहला। और यहाँ पे देखिए चौथा क्या है कि गैस और विलायक के साथ अभिक्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ये लिख दीजिएगा। हम आपको क्या बताएं, 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं या कुछ नहीं, वो पढ़ा हुआ तो आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि जो पढ़ लिए वो नहीं आएगा, वो पढ़ा हुआ ही आएगा। तो यहाँ पे ये 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको याद किसी भी हाल में होना चाहिए, किसी भी हाल में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को जितने जल्दी हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका PDF डाउनलोड करना है तो जल्दी जल्दी हम बता देते हैं कि कहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है क्या, आस्क बोर्ड। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है बाबू, आस्क बोर्ड। यहाँ पे देखिए सर्च बार में लिखिएगा ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिखिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा आएगा, आपको इसी पे सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, पहले तो ऑनलाइन टेस्ट, और यहाँ पे देखिए अभी आपको केमिस्ट्री का यहाँ पे दिखेगा। आपको क्या करना है, इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। तो आइए फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो ग्रुप में हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। और 11 बजे आज क्लास होगी तो आप लोग जरूर आइएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।